हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज एडिटोरिया के जीएस प्रैक्टिस सेट का तीसरा प्रैक्टिस सेट जो है उसका मैं आज प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं। तो चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, लूनर कास्टिक के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिल्वर नाइट्रेट। आइए इसके कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 को लूनर कास्टिक के नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग मतदान के समय मतदाताओं की उंगली पर लगाई जाने वाली स्याही को बनाने में किया जाता है। जो हम लोग जिस समय वोट देने जाते हैं उस समय एक अमिट स्याही हम लोगों की उंगली पर लगा दिया जाता है। उसी अमिट स्याही में ये सिल्वर नाइट्रेट मिला रहता है, जिसे लूनर कास्टिंग के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है। तो ये चारों जो ऑप्शन दिया हुआ उसमें सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है। आइए इसके कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। किसी परमाणु के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जितनी ऊर्जा मुक्त होती है वह उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैडमियम। कैडमियम वाला एकमात्र खनिज ग्रीनोसाइट है। यह कैडमियम ज़्यादातर USA, बोलिविया, ग्वाटेमाला में पाया जाता है। कैडमियम का उपयोग रिचार्जेबल निकल कैडमियम बैटरी में व्यापक रूप से किया जाता है। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, रिचार्जेबल निकल कैडमियम बैटरी में। तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गन मेटल मिश्र धातु के अवयव हैं। तो ये किसके अवयव हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, तांबा, जिंक और टीन। इसके कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। तांबा, जिंक और टीन गन मेटल मिश्र धातु के अवयव है। तांबा, जिंक और निकेल जर्मन सिल्वर के हैं। तांबा, जिंक और निकेल जो हैं ये जर्मन सिल्वर के हैं। एवं तांबा, जिंक और लोहा, तांबा, जिंक और लोहा ये जो है ये डेल्टा मेटल के अवयव हैं। तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, शरद ऋतु की स्थिति कब होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 23 सितंबर को। इसके कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। ऐसी स्थिति में सभी जगह दिन व रात की अवधि बराबर होती है, अर्थात 12 घंटे का दिन और 12 घंटा का रात होता है। दिन और रात की अवधि के बराबर रहने एवं ऋतु की समानता के कारण इसे विषुव या समरात दिन कहते हैं। तो 21 मार्च को जो होता है वह वसंत विषुव होता है और 23 सितंबर को होता है जो ये शरद विषुव होता है। और इससे रिलेटेड ये भी पूछा जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में जो हमारा नॉर्थ पार्ट है, उत्तरी गोलार्ध, उसमें सबसे बड़ा दिन जो होता है वो कब होता है। तो उसको याद रखेंगे, 21 जून को होता है। और सबसे छोटा जो दिन होता है वो 22 दिसंबर को होता है उत्तरी गोलार्ध में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण सिंध सागर को जोड़ती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, मलक्का जल संधि। इसके कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। मलक्का जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। सुंडा जल संधि जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ती है। युकाटन जल संधि मैक्सिको की खाड़ी एवं कैरेबियन सागर एवं पाक जल संधि पाक की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। जैसा कि आप फिगर में आप देख सकते हैं, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग्रैंड कैनियन बांध किस नदी पर स्थित है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलोराडो नदी। ग्रैंड कैनियन एवं हूवर बांध कोलोराडो नदी पर स्थित है। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, कोलोराडो रिवर है और इधर ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क है।
इधर ग्लेन कैनियन डैम है। तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा नहीं है? ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, अलास्का की धारा। अलास्का की धारा जो है ये गर्म जलधारा है, और बाकी जो ऑप्शन है पेरुवियन धारा ये ठंडी जलधारा है, कैलिफोर्निया भी ठंडी है, और क्यूराइल भी ठंडी है। इसके कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। आयोसीबो धारा, हम्बोल्ट अथवा पेरुवियन धारा, कैलिफोर्निया धारा, क्यूराइल या ओखाटस्क धारा आदि प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएँ। ये किस महासागर की जलधाराएँ हैं? तो प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। एल नीनो धारा, अलास्का धारा, सुसीमा धारा, क्यूरोसियो जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा या न्यू साउथ वेल्स धारा प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएँ हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो भारतीय मानक रेखा है तो ये ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा ए, उड़ीसा। भारतीय मानक रेखा जो है ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, और कर्क रेखा जो होती है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसके कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय रेखा माना गया है। यह मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर गुजरती है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो यहाँ ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ मुख्य भूमि बोला जा रहा है। तो मुख्य भूमि का जो सबसे साउथर्न जो पार्ट है, जो पॉइंट है, वो है केप केमोरिन, जो कन्याकुमारी में स्थित है। यदि भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तो वो फिर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, जो निकोबार द्वीप में स्थित है। आइए इसके कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। केप केमोरिन भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट का एक और नाम है पिग्मेलियन पॉइंट, भारत की मुख्य भूमि से दूर दक्षिणतम बिंदु है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। और अगर सबसे नॉर्थ पूछेगा तो वो है इंदिरा कॉल, जो अभी वर्तमान में वो लद्दाख में स्थित है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के साथ पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा नहीं लगती है? तो पश्चिम बंगाल की सीमा जो है वो ऑप्शन बी, म्यांमार के साथ नहीं लगती है। पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा 3 देश भूटान, नेपाल और बांग्लादेश के साथ लगती है। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, भूटान है इधर बांग्लादेश है, इधर नेपाल है। तो ये जो है ये 3 देशों के साथ इसकी सीमा लगती है, और म्यांमार जो बर्मा है वो इसके साथ ये सीमा नहीं बनाती है। तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है। तारत्व का मतलब होता है पिच। ये जो ध्वनि का पिच होता है वो किस पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन बी, आवृत्ति पर निर्भर करता है। इसके कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। तारत्व ध्वनि का वह गुण है जिसके आधार पर कोई ध्वनि पतली या मोटी समझी जाती है। पतली ध्वनि का तारत्व अधिक एवं मोटी ध्वनि का तारत्व कम होता है। तारत्व जो होता है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है, इसलिए महिलाओं की ध्वनि जो होती है वो पतली होती है, यानी उसमें तारत्व अधिक होता है, और पुरुषों की जो ध्वनि होती है वो मोटी होती है और उसमें तारत्व जो होता है वो कम होता है। तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वाहनों में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये जो साइड मिरर के रूप में कन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है, और कनकेव मिरर जो होता है वो अवतल दर्पण होता है। ये टॉर्च में इसका यूज किया जाता है। फिर जो डॉक्टर लोग ये मिरर यूज करते हैं उसमें अवतल दर्पण का उपयोग करता है। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है, अतः वाहनों में चालकों द्वारा पीछे से आने वाले वाहनों को देखने के लिए साइड मिरर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो यही पूछा जाता है कि किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है? तो उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक इंद्रधनुष में कौन सा रंग अंदर की ओर होता है? तो जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है उसमें बैंगनी रंग जो होता है वो अंदर की होता है, और लाल रंग जो होता है वो बाहर की ओर होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में बैंगनी रंग का
अंदर तथा लाल रंग बाहर होता है। बारिश के अंदर बनने वाले इंद्रधनुष की बात करें तो यह सुबह को पश्चिम दिशा में और शाम के समय पूर्व दिशा में बनाता है, यानी जो सन होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में इंद्रधनुष का निर्माण होता है। और इसका जो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। उसको याद करने का क्या है, विबग्योर। ठीक है, तो ये जो सबसे अंदर की ओर होता है वो वायलेट कलर होता है अर्थात बैंगनी, और सबसे बाहर जो होता है वो रेड होता है यानी लाल। तो इसमें कितने कलर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 कलर होते हैं इंद्रधनुष में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग है। विद्युत चुम्बकीय तरंग कहने का मतलब होता है कि वैसे तरंग जिसको माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अर्थात वह निर्वात में भी गमन कर सकता है। जैसे प्रकाश जो है वो विद्युत चुम्बकीय तरंग है और उसको माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आइए ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। तो ऑप्शन के अनुसार डी हो जाएगा ए और बी, यानी प्रासरव्य तरंगे और बीटा किरणें, ये भी क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग के उदाहरण है। दृश्य प्रकाश तरंगे, पराबैंगनी किरणें, रेडियो तरंगे, एक्सरे तरंगे एवं गामा तरंगे आदि विद्युत चुम्बकीय तरंगे के उदाहरण हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रेडियो वेव्स हो गया, माइक्रोवेव्स हो गया, इंफ्रारेड रेडिएशन हो गया, विजिबल लाइट हो गया, अल्ट्रा वायलेट हो गया, एक्सरे हो गया, गामा रेज, ये सभी क्या है, ये सभी विद्युत चुम्बकीय तरंग के उदाहरण हैं। तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दृश्य विकिरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो दृश्य विकिरण की खोज की थी ऑप्शन सी न्यूटन ने। दृश्य विकिरण की खोज न्यूटन ने की थी। दृश्य विकिरण का तरंगदैर्ध्य जो होता है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यूनियन ऑफ स्टेट में कौन सा सम्मिलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल राज्य। संविधान के अनुच्छेद में उल्लेखित यूनियन ऑफ स्टेट्स में केवल राज्य शामिल होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश नहीं। अनुच्छेद 1 भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो मैग्ना कार्टा का संबंध मौलिक अधिकार से है, और हम लोग जानते हैं कि मौलिक अधिकार का उल्लेख ये भाग जो है वो भाग 3 में है, और आर्टिकल पूछेगा तो 12 से 35 तक जो आर्टिकल है वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। इसके कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। संविधान के भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की दिशा में व्यक्ति सीधे अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय जाकर इन्हें लागू करवा सकता है, जबकि अन्य अधिकारों की स्थिति में व्यक्ति अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में ही जा सकता है। तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संसदीय प्रणाली में शून्यकाल किस देश की देन है। तो शून्यकाल जो है ये भारत की देन है। आइए इसके कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। शून्यकाल में संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकता है। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है। संसदीय प्रक्रिया में यह भारत की देन है जो 1962 से जारी है। तो ये शून्यकाल भारत में कब से शुरू हुआ था, 1962 से शुरू हुआ था। और शून्यकाल का जो समय होता है, टाइमिंग होता है, वो 12 बजे से लेकर 1 बजे तक का जो टाइमिंग होता है वो शून्यकाल होता है, और 11 बजे से लेकर 12 बजे तक का जो टाइमिंग होता है वो प्रश्नकाल का समय होता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लागू हुआ था। तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा ऑप्शन है 1965। आइए इसके कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक 3 बार 1962, 1971 और 1975 में घोषित किए गए हैं। 1962 में घोषित राष्ट्रीय आपातकाल 1968 तक जारी रहा था। जो 1962 में भारत चाइना वॉर के समय जो राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था वो 1968 तक जारी रखा था। अतः 1965 में पाकिस्तान के विरुद्ध हुए युद्ध में नया आपातकाल जारी करने की आवश्यकता नहीं हुई थी। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है उसका उल्लेख जो है वो आर्टिकल 352 में है। इसके अलावा जो है 2 और अनुच्छेद हैं, जो एक 356 है जिसमें राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है, और 360 जो है इसमें वित्तीय आपात का उल्लेख है। और कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि अभी तक भारत में कितने बार वित्तीय आपात लग चुके हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 बार भी नहीं। अभी तक 1 बार भी ऐसी स्थिति नहीं आई है
कि वित्तीय आपातकाल लगाया जा सके। तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, बीपी मंडल। आइए इसके कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। वर्ष 1979 में मोरारजी देसाई सरकार ने बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था, मंडल कमीशन। और पहला जो ये पिछड़ा वर्ग आयोग आया था वो काकेलकर जो थे उन्हीं के समय में आया था। तो आइए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सदन की अनुमति के बिना कोई भी सदस्य कितनी अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ माह में दिया हुआ है और हम लोग जानते हैं कि माह में 28 दिन भी होता है, 29 दिन भी होता है और 30 दिन भी होता है और 31 दिन भी होता है। लेकिन जो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 60 दिन। ठीक है, 60 दिन, इसलिए ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की अवधारणा किस समिति द्वारा दी गई थी? तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, लक्ष्मीकांत झा समिति। न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा लक्ष्मीकांत झा समिति ने दी थी। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा सरकार द्वारा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की संस्तुति पर 2 बार रबी एवं खरीफ के मौसम में की जाती है। ठीक है, तो कितनी बार की जाती है? वर्ष में 2 बार की जाती है, एक रबी फसल के समय और दूसरा खरीफ के समय। तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में पहली बार जेंडर बजट कब पेश किया गया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 2005-06 में किया गया था। महिलाओं के खिलाफ होने वाले भेदभाव को समाप्त करने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए 2005-06 से भारत सरकार ने वित्तीय बजट में जेंडर प्रस्तुत किया जा रहा है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आयामों में शामिल नहीं है? तो इसके ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन सी हो जाएगा, खुशहाली है, ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। स्वास्थ्य आता है, शिक्षा आता है, जीवन निर्वाह स्तर आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं फिगर में, हेल्थ है, एजुकेशन है और ये है जीवन निर्वाह स्तर। ये जो है यूएनडीपी द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के 3 आयाम हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन निर्वाह स्तर। ये कौन जारी करता है? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम अर्थात यूएनडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? तो गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने 319-20 ईस्वी में की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी कुमार देवी से विवाह किया था। ऐतिहासिक अभिलेखों में श्री गुप्त एवं घटोत्कच गुप्त को महाराज कहा गया है, जबकि चंद्रगुप्त प्रथम को महाधिराज कहा गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, महाधिराज चंद्रगुप्त प्रथम को कहा गया है। और गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो श्री गुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक एवं गुलाम वंश का संस्थापक था। उसने केवल 4 वर्ष अर्थात 1206 से लेकर 1210 तक ही शासन किया था। वह मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था। इसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी और इसके कुछ उपाधि हैं, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। लाख बख्श, पीर बख्श, हातिम द्वितीय, कुरान ख्वां, ये उसकी उपाधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाई दरवाज़ा अथवा कुश्क ए शिकार का निर्माण किस शासक ने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। आप इसे पकड़ सकते हैं, अलाउद्दीन। तो जो अलाई दरवाज़ा है वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। सिरी का नगर, अलाई दरवाज़ा, जमायत खां का मस्जिद आदि का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अपनी प्रारंभिक सफलताओं से प्रोत्साहित होकर अलाउद्दीन ने सिकंदर द्वितीय या सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। इसका उल्लेख अपने सिक्कों पर भी वो उसने करवाया था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तारीख ए फिरोजशाही की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो ये फेमस बुक है, ये जो है जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा की गई थी। तारीख ए फिरोजशाही जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखी पुस्तक है, जैसा कि आप देख सकते हैं फिगर में।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो ये जगह ऑप्शन सी 1932। अगस्त 1932 की ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड, उस समय प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे, जिसने सांप्रदायिक पंचायत, कम्युनल अवार्ड और मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा की थी। यह अंग्रेजों द्वारा भारत में अपनाई गई फूट डालो और राज करो की नीति का एक अन्य उदाहरण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1707 ईस्वी। खेड़ा का युद्ध छत्रपति शिवाजी के पौत्र अर्थात पोते साहू और ताराबाई की सेना के बीच हुआ था, जो अक्टूबर 1707 ईस्वी में हुआ था, और इस युद्ध में साहू विजयी हुआ था। साहू को शिवाजी द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो इस क्वेश्चन में हम लोग अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं मैग्नीशियम और लोहा को लेकर। तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम, और लोहा जो होता है वो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आइए इसके कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। पर्णहरित लवक, पर्णहरिम या क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक होता है। तो जो ये क्लोरोफिल होता है उसमें क्या मिला होता है, किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है। जो पौधे का रंग हरा होता है उसका कारण क्या है? क्लोरोफिल है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। त्रिवलनी कपाट पाया जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी दाएं अलिंद एवं दाएं निलय के बीच पाया जाता है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। यह दायां अलिंद है, इधर बायां अलिंद है। तो ये जो त्रिवलनी कपाट है ये दाएं अलिंद एवं दाएं निलय के बीच में पाया जाता है। ये ओपन हार्ट का फिगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेरेबेलम। सेरेबेलम शरीर का संतुलन बनाए रखता है, ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण रखता है। सेरेबेलम को लिटिल ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पायरोडॉक्सिन निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन B6। पायरोडॉक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से एनीमिया और त्वचा रोग जैसी बीमारी होती है। नेक्स्ट, सैन जोस निम्न में से किस देश की राजधानी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए कोस्टारिका। सैन जोस कोस्टारिका की राजधानी है। प्यूर्टो रिको, होंडुरास एवं जमैका की राजधानी क्रमशः सैन जुआन, तेगुसिगल्पा एवं किंगस्टन है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा, ऑप्शन ए लखनऊ। CSIR नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। और जो ये राष्ट्रीय जो केंद्रीय अनुसंधान संस्थान है, वन अनुसंधान संस्थान, वो कहाँ है? तो ये देहरादून में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए जेनेवा। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है और इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। ये जो है ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन का लोगो है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में कौन अवध का अंतिम नवाब था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी वाजिद अली शाह। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह बना था। इसी के शासनकाल में अवध पर कुशासन का इल्ज़ाम लगाकर अंग्रेज़ों ने 1856 में अवध को अपने साम्राज्य में मिलाया था। 1856 में इसको अवध में मिला लिया गया था। तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो ये जगह ऑप्शन सी लाहौर अधिवेशन।
ये कांग्रेस का प्रसिद्ध अधिवेशन है जो कब हुआ था, 1929 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद किसके नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, आगा खां का। बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद 1 अक्टूबर 1906 को मुसलमानों का एक शिष्टमंडल आगा खां के नेतृत्व में वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला था। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। और ये भी पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन कब लागू हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू हो चुका था बंगाल विभाजन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किस वर्ष किया गया था, तो ये जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है, पहले यह केवल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, इसमें सोशलिस्ट टर्म नहीं जुड़ा हुआ था। ये सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया था, तो ये हो जाएगा 1928 में किया गया था। और केवल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया था, तो 1924 में किया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 ईस्वी में की गई थी। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में की गई थी। कहाँ की गई थी, तो दिल्ली का जो फिरोज शाह कोटला मैदान है वहाँ की गई थी। इस संगठन के संस्थापक कौन कौन थे, तो भगत सिंह थे, सुखदेव थे और चंद्रशेखर आज़ाद थे। पहले इसे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के रूप में जाना जाता था, जिसकी स्थापना 1924 में पहले हुई थी और बाद में 1928 में इसमें सोशलिस्ट टर्म को जोड़ दिया गया था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस योजना को डिकी बर्ड प्लान के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना को डिकी बर्ड योजना के उपनाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। माउंटबेटन योजना का गठन 3 जून 1947 को किया गया था। तो ये भी पूछा जाता है कि माउंटबेटन योजना को कब ये किया गया था गठन, तो 3 जून 1947 को किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, राखीगढ़ी, जो हरियाणा में पड़ता है। भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। यह 500 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। राखीगढ़ी कहाँ है, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसे पूर्व हड़प्पा सभ्यता बस्ती स्थल के रूप में जाना जाता है। तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस धर्म का यह मत है कि मोक्ष इस जीवन में भी संभव है, इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है, जीवित रहते हुए भी मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। बौद्ध धर्म ईश्वर तथा आत्मा को नहीं मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न में से क्या नहीं बदलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आवृत्ति। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका वेग तथा तरंगदैर्ध्य बदल जाते हैं, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। तो ये जो तरंगदैर्ध्य है और वेग, ये दोनों बदल जाते हैं जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, लेकिन आवृत्ति जो है वो नहीं बदलता है। तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डूबते हुए सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकाश के किस परिघटना से संबंधित है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, परिकिरणन से संबंधित है। प्रकाश के परिकिरणन के कारण डूबता हुआ सूर्य लाल दिखाई देता है। जब श्वेत प्रकाश किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो माध्यम में उपस्थित जो धूल कण होते हैं इत्यादि आदि से टकराकर चारों ओर बिखर जाते हैं, जिसे प्रकाश का परिकिरणन कहा जाता है। तो इसी कारण जो होता है वो डूबते हुए टाइम में सूर्य जो होता है लाल दिखाई देता है, क्योंकि लाल रंग का डिफ्रैक्शन उस समय सबसे अधिक होता है, स्कैटरिंग, परिकिरणन जो होता है सबसे अधिक होता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तनों में न चिपकने के वाली परत चढ़ाने में किया जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, टेफ्लॉन। जो नॉन स्टिकी जो बर्तन होते हैं उसमें टेफ्लॉन की परत चढ़ी होती है, और ये जो होता है ये एक थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
भारत में सबसे पहले किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? तो सबसे पहले विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाला राज्य जो था वो है आसाम होगा। सर्वप्रथम 1969 में असम राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। वर्तमान में 11 भारतीय राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। तो वर्तमान में ऐसे कितने राज्य हैं जिनको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो टोटल 11 स्टेट्स हैं जिनको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। और पहला कौन था? तो असम था, जो 1969 में इसको प्रथम राज्य का दर्जा मिला था। तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का जो अंतिम प्रश्न है 50वां प्रश्न, दल बदल अधिनियम संविधान के किस अनुसूची में वर्णित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 10वीं अनुसूची में इसका उल्लेख है। इसके कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरताओं के बारे में उपबंध संविधान के 10वीं अनुसूची में वर्णित है। इस अधिनियम को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के काल में 1985 में पारित किया गया था। और यह भी पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन में इसको लागू किया गया था? तो वो संविधान संशोधन था 52वां जो था ये संशोधन था जो 1985 में आया था।